अब हमारे पास जो IS है उसका नाम है IS-36। हम एसिड रिलेटेड IS करते चले जा रहे हैं। IS-16, 40, 23, IS-20, फिर IFRS 5 के बाद अब पेशे खिदमत है IS-36। नॉन करंट एसिड में इंपेयरमेंट होना। इंपेयरमेंट मतलब एक एसिड है, आपको लगता है कि भाई ये मुझे बहुत कमा के देगा। क्या लगता है? बहुत कमा के देगा। कमा के देगा, मैं इससे करोड़ों रुपए कमाऊंगा। ये तो आपको लगता है ना। क्या जरूरी है ऐसा हो? नहीं, लॉस भी हो सकता है। लॉस भी हो सकता है, एसिड खराब भी हो सकता है, एसिड तबाह भी हो सकता है, एसिड बर्बाद भी हो सकता है। एसिड के साथ कोई अनहोनी घटना घट सकती है। करेक्ट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। यानी एसिड के साथ कोई भी बुराई आ सकती है। वो बुराई को समझो, बुराई का नाम रख दो आप इम्पेयरमेंट। अभी थोड़ी देर के लिए, अभी हम कंडीशन ये वो सब बातें करेंगे। अभी आसान भाषा में, आसान जबान में समझने के लिए हम ये फरमाते हैं कि भाई IS-36 नाम है इसका इम्पेयरमेंट। और ये IS डील करता है कि नॉन करंट एसिड था, उससे अपने को लेना था इकोनॉमिक बेनिफिट। उस एसिड ने अपने को कमा के देना था करोड़ों अरबों खरबों लाखों तिरम बिरम शिरम डॉलर मोलर, सब कुछ करके देना था। लेकिन हुआ ये कि कुछ कुछ हो गया। कुछ तो हुआ है। कुछ हुआ। कुछ हुआ। वो कुछ हुआ को बोल दो इंडिकेटर्स। कुछ हुआ है, कुछ इंडिकेटर्स आए हैं जिससे लगता है कि अब वो जो हमने सोचा था, जो हमने प्रेडिक्ट किया था इकोनॉमिक बेनिफिट, अब वो हमें वो उतना जो है वो इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के नहीं देगा। अगर वो कुछ इंडिकेटर्स हों जो कि दो हिस्सों में तोड़े जाते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल, अगर वो इंडिकेटर्स हो, याद रखना ये स्टेप 1 है। आप पहले इंडिकेटर्स को ढूंढेंगे। अगर इंडिकेटर्स मिलेंगे, ऑल दो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे, अगर इंडिकेटर्स मिलेंगे, अगर इंडिकेटर्स मिलेंगे, यस होगा, तब ही आप स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या होता है? इम्पेयरमेंट रिव्यू। इम्पेयरमेंट रिव्यू। इम्पेयरमेंट रिव्यू किसको बोलते हैं? इम्पेयरमेंट रिव्यू इम्पेयरमेंट टेस्ट को बोलते हैं। आसान जबान में टेस्ट, टेक्निकल लैंग्वेज में रिव्यू। स्टेप 1 क्या है? इंडिकेटर्स होंगे। इंडिकेटर्स होंगे। इंडिकेटर्स होंगे तो आप करेंगे इम्पेयरमेंट रिव्यू। रिव्यू का मतलब टेस्ट। इम्पेयरमेंट का टेस्ट। इम्पेयरमेंट का आप टेस्ट करेंगे। और वो टेस्ट कैसे होगा ये अपने आप को बताएंगे। लेकिन टेस्ट से पहले इंडिकेटर्स होने चाहिए। ये इंडिकेटर्स बड़े आसान हैं। आप रटाफाई करने के मास्टर लोग हैं, आप रटा मार लेंगे, मुझे पता है। इंडिकेटर्स हैंडआउट में भी लिखे हुए हैं, और हैंडआउट आपके पास शेयर हो चुका है, होगा या हो जाएगा। इंडिकेटर्स बड़े आसान है। इंटरनल इंडिकेटर तो बहुत आसान है भाई। एसिड डैमेज हो गया, एसिड ऑक्सीडेट हो गया, एसिड में खराबी हो गई, एसिड आउटडेटेड हो गया, एसिड की परफॉर्मेंस खराब है, एसिड में कोई आग वाग लग गई, ये तो इंटरनल है। एसिड से जितना सोचा था उतना वो कमा के नहीं दे रहा। एसिड से जो चाहत था, जो चाहत थी, वो नहीं दे रहा। एसिड डैमेज हो गया, ऑब्सोलेट हो गया, खराब हो गया। ये सारे इंटरनल इंडिकेटर्स हैं। एक्सटर्नल क्या होता है? एसिड की मार्केट वैल्यू गिर गई, टेक्नोलॉजी बदल गई। टेक्नोलॉजी बदल गई। जिस टेक्नोलॉजी का एसेट था, अब नई टेक्नोलॉजी आ गई। इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक कंडीशन, इंटरेस्ट रेट हाई हो गए।
जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर मसला होता है। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी खराब हो गई है। मतलब ये है कि आपके नेट एसेट की वैल्यू और आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी शेयर्स से उसको कंपैरेटिव लिया जाए तो एडवर्स इम्पैक्ट नजर आ रहा है, यानी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। दिख रहा है स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी डिक्लाइन की तरफ जा रही है। तो ये इंटरनल या एक्सटर्नल इंडिकेटर्स जो हैं ये हमें पिन करेंगे, पिंग करेंगे, पिंग पिंग टिंग टिंग, हमें छेड़ते रहेंगे, भाई देख लो, देख लो, देख लो, इम्पेयरमेंट होगी, देख लो, देख लो। अगर इनमें से कोई भी एक इंडिकेटर हो तो IAS 36 सजेस्ट करता है कि आप इम्पेयरमेंट रिव्यू कर लें। आप क्या कर लें? क्या कर लें? इम्पेयरमेंट को रिव्यू कर लें। इम्पेयरमेंट रिव्यू कर रिव्यू। कि आपके एसेट्स में इम्पेयरमेंट है या नहीं है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं एक जी। नॉन करंट एसेट की। हम पूरे फैक्ट्री की या सीजीयू की बात बाद में करेंगे। हम बात कर रहे हैं एक एसेट में अगर ऐसा हो तो क्या हो और कैसे हो, हम उसको सीख रहे हैं। हम इम्पेयरमेंट रिव्यू की तरफ जब जाएंगे इंडिकेटर्स के बाद, तो इम्पेयरमेंट रिव्यू पता है क्या बोलता है? कहता है देखो, एक होती है कैरिंग अमाउंट। क्या होती है? और कैरिंग अमाउंट। होती है रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट मतलब एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट। एक है कैरिंग अमाउंट, दूसरी है रिकवरेबल अमाउंट। वो ये कहते हैं IAS 36 वाले कि भाई देखो, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है यानी इकोनॉमिक बेनिफिट इस एसेट से हमें कम मिलेगा, और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है यानी आपने उसको ज्यादा पे रिकॉर्ड कर रखा है, अगर ऐसा कोई सेटअप है तो प्यारे भाई इम्पेयरमेंट आ गई है, रिकॉर्ड कर ले। देयर इज एन इम्पेयरमेंट। यस, आपने एसिड ज्यादा पे रिकॉर्ड किया हुआ है और वो एसिड आपको कम कमा के देगा, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट आपको कम मिलेगा। आप अच्छे बच्चों की तरह इम्पेयरमेंट को रिकॉर्ड करो। इंडिकेटर्स के बाद ये रिव्यू होता है। दूसरा केस, कैरिंग अमाउंट कम है यानी एसिड कम पे रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन उससे जो हमें बेनिफिट होने की उम्मीद है वो ज्यादा है, तो फिर कोई इम्पेयरमेंट तशरीफ नहीं लाई है। देयर इज नो इम्पेयरमेंट एट ऑल। बात समझ आती है? सही है। सर कैरिंग अमाउंट तो बचपन से निकालते हुए आ रहे हैं। आपने भी IAS 16 पढ़ाया, F3 में भी पढ़ा, पता नहीं कितनी बार, हजारों बार कैरिंग अमाउंट निकाल चुका हूँ। मसला सर यहाँ है, व्हाट इज दिस? ये रिकवरेबल अमाउंट क्या है सर? तो अभी हम आपको बताते हैं। रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं हम एक फार्मूले से। रिकवरेबल अमाउंट निकालने का एक अदद छोटा सा नन्ना मुन्ना सा फार्मूला होता है। वो फार्मूला वही हम आपके सामने लिखेंगे। रिकवरेबल अमाउंट है क्या? रिकवरेबल अमाउंट ये है कि एसेट से कितना इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। तो दो तरह से मिल सकता है, या तो एसेट आप बेच दो, बेच दो और उससे पैसे मिल जाएंगे, जिसको आप कहते हो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। एसेट से या तो आपको ये फायदा मिलेगा या फिर वैल्यू इन यूज। सर ये वैल्यू इन यूज क्या होती है? आसान जबान में बता रहा हूँ। आसान जबान में वैल्यू इन यूज बोलते हैं ये एसेट मुझे कितना इकोनॉमिक बेनिफिट कमा के देगा अगर मैं उसको इस्तेमाल करूं। यहाँ पे लेना होता है हायर ऑफ। रिकवरेबल अमाउंट इज द हायर ऑफ, हायर ऑफ, या तो एसेट चला के कमा लो या फिर एसेट जो है वो बेच के कमा लो। रिकवरेबल अमाउंट इज ऑलवेज हायर ऑफ दीज टू। गॉट माई पॉइंट और नो? जी सही है। अब ये तो कितना आसान लग रहा है।
अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास एक अदद छोटा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए है, क्योंकि ये IS-36 आपके प्रीवियस कोर्स यानी F3 वगैरह में आप लोग नहीं पढ़ते, तो हम इसको बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिक क्वेश्चन से चलाएंगे। एक अदद क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करें तो मजा आएगा। कहता है इन तीनों एसेट की रिकवरेबल अमाउंट भी बताओ और इम्पेयरमेंट अमाउंट भी बताओ। तो हमने कहा ठीक है, जो हुक्म मेरे आका। एग्जामिनर पैसे भी हमारे, पेपर भी हम दें, तैयारी भी हम करें और आंसर भी सारे हम ही बताएं। तोबा तोबा। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालते हैं? कैरिंग अमाउंट और रिकवर अमाउंट को देखेंगे। नहीं चचा। अच्छा, रिकवर अमाउंट तो वो हायर ऑफ होगी। हायर वैल्यू इन यूज एंड NRV। लेस कॉस्ट टू सेल, ऐसा ही है ना, जिसको NRV भी हम आसान जबान में बोलते हैं। जी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और नंबर 2 है वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू कितनी है, लेस कॉस्ट टू सेल यानी NRV कितनी है? 110। 110। फिर वैल्यू इन यूज है 120। मैं एक एक एसेट पहला है ना, वैल्यू इन यूज है जी 120। जी। तो अगर मैं एसेट ए की रिकवरेबल अमाउंट बोलूं तो इन दोनों में से कौन सी? 120। वेरी गुड। दूसरा एसेट कौन सा है? नंबर B। अब देखें दूसरा जो है, क्या है अपने पास? 125 और 130, इनमें क्या लेंगे? 130। और तीसरा? 100। 100। रिकवरेबल अमाउंट आ गई हैं, कहानी खलास हो गई। लेकिन इम्पेयरमेंट आई कि नहीं आई साईं? रिकवरेबल अभी अमाउंट, कंपेयर करेंगे कल। रिकवरेबल अमाउंट को देखेंगे, कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे, खबर आएगी, न्यूज आएगी कि इम्पेयरमेंट है या नहीं। करेक्ट। जी। अब देखो, रिकवर है 120, कैरिंग है 100। चचा, हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि इम्पेयरमेंट उसी वक्त आएगी जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी। जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी, रिकवरेबल अमाउंट कम होगी। तो मेरे दोस्त, एसिड ए फॉर एप्पल, ए के अंदर क्या कोई इम्पेयरमेंट है? नहीं। नहीं है, जीरो। दूसरा एसेट, रिकवरेबल अमाउंट इज 130, कैरिंग अमाउंट इज 150। चल मेरा भाई बताओ। 20 की 20 इम्पेयरमेंट लॉस हो है गया। तीसरा वाला। रिकवरेबल अमाउंट 100, कैरिंग अमाउंट 120। रिकवर कम है, कैरिंग ज्यादा है। इसका मतलब हाजा 20। इम्पेयरमेंट लॉस। करेक्ट और रॉन्ग? जी। तो टोटल इम्पेयरमेंट आया मेरा भाई कितना मेरा भाई? 40।
अब ये तो हो गया, इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। इसकी एंट्री क्या बनेगी? इम्पेयरमेंट लॉस, सर एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट कर दें। एसिड बी, एसिड सी, दो नॉन करंट एसिड गिर रहे हैं, उनको क्रेडिट फरमा दें, राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। सर एसएफपी कैसे बनेगी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर अपने पास सेटअप ये था, 100 प्लस 150 जी पास ये एसेट जो थे वो कितने पे थे? सर ये कैरिंग अमाउंट्स पे, ये 100, 150, जी कितना होता है इसका टोटल? ये हो गया 370। सर ये 370 के मेरे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मौजूद था, 370 का एसेट था। सर एक एसेट में कोई इम्पेयरमेंट नहीं हुई, एक में 20 हुई, दूसरे में 20 हुई, टोटल 40 हुई। तो मेरे पास अब एसेट कितने रह गए? 230 की 230। और 330। 330। 330 आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट पे देखना चाहें तो देखिए मेरा बच्चा, एसेट ए जो है सर इसमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, ये कैरिंग अमाउंट पे ही रहेगा। एसेट बी में इम्पेयरमेंट है तो ये रिकवरेबल अमाउंट पे आएगा। एसेट सी में इम्पेयरमेंट है, रिकवरेबल अमाउंट पे आएगा। तो 100 प्लस 130 प्लस 100 आया ना 330। जी यू कर लो या ऐसे कर लो, कान इत्थे से पकड़ो कि उत्थे से, आंसर सेम है बाबा, कहानी खलास। ये हमने अभी देखा कि एक इंडिविजुअल एसेट में अगर इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट आ जाएं और हम इम्पेयरमेंट रिव्यू फरमाएं और उसके नतीजे में या तो इम्पेयरमेंट नजर ना आए, जैसे कि एसेट ए था, तो क्या करेंगे? उसको कैरिंग अमाउंट पे ही रहने देंगे। और अगर इम्पेयरमेंट नजर आ जाए जैसे कि बी और सी में था, तो उनको रिड्यूस कर देंगे। और ये हमारे पास इंडिविजुअल एसेट की इम्पेयरमेंट को हमने खत्म किया है। कोई तकलीफ? नहीं सही है। अब हमने इंडिविजुअल एसेट में इम्पेयरमेंट को देख लिया। इम्पेयरमेंट टेस्ट कब करते हैं? जब रिकवरेबल अमाउंट कम और कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए। रिकवरेबल अमाउंट का मतलब है एसेट से कितना कमाएंगे। कमा हम बेच के भी सकते हैं, कमा हम इस्तेमाल करके भी सकते हैं। इस्तेमाल करके कमाएंगे को बोलते हैं वैल्यू इन यूज, और बेच के कमाने को बोलते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। रिकवरेबल अमाउंट मतलब ये कितना इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट देना यानी रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए, तो इम्पेयरमेंट आ जाती है, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में करके देखा था, ए बी और सी तीन एसेट्स के अंदर। अब हमारे पास कैप्लान शरीफ, हमारी कैप्लान की रिवीजन किट है, उसके कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से क्वेश्चंस हैं। अब कैप्लान की किट का क्वेश्चन है, हम इसको स्टार्ट करेंगे। अब वन नोट पे हमने क्वेश्चन लिया, आपने इस क्वेश्चन को पढ़ना है। एंटिटी के पास एक गाड़ी है, गाड़ी को हुआ एक्सीडेंट। हम्म, मैंने कहा था इंडिकेटर होगा तो फिर टेस्ट करेंगे। रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट का टेस्ट उस वक्त होता है जब इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर में इंटरनल एक्सटर्नल इंडिकेटर्स होते थे। वन ऑफ देम वाज कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी तबाह हो गई, इसका मतलब गाड़ी अब उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाएगी जिस तरह से हमने इस्तेमाल की नीयत की होगी। अब यहाँ पे सवाल है कि कि हम कैसे करें। इंडिकेटर है, इंडिकेटर है, तो अब हम करेंगे टेस्ट। इंडिकेटर हो तो टेस्ट किया जाता है। टेस्ट कैसे होता है? इंडिकेटर हो तो टेस्ट कैसे सबसे किया? पहले
हम टेस्ट करते हैं, कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करते हैं साइन किसके साथ, वैल्यू रिकवरेबल। वैल्यू इन यूज। कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो, ये कम हो, तब ही हम बोलता है कि इम्पेयरमेंट आ गई, वरना जीरो, नो इम्पेयरमेंट। जैसे कि हमने एक एसेट जो गुजरा उस लास्ट एग्जांपल में उसमें था। रिकवरेबल अमाउंट जी निकालना अपना एक फंडा है, अपना एक तरीका है कि रिकवरेबल अमाउंट शरीफ इज गोइंग टू बी कैलकुलेटेड एज व्हाट, fair value less cost to sale, P for value in use। खलास, कहता है जी सही है। कि वैल्यू इन यूज है 1000। अरे हाय, बर्बादी हो गई एसिड की। क्लासिक गाड़ी थी, डिमांड थी पार्ट्स की, इसलिए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है 3000। ओके फाइन। रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से हमेशा क्या होती है, हायर। हायर। आ गई 3000। मसला क्या है, एक्सीडेंट का, कैरिंग अमाउंट ईयर एंड के। ये कॉस्ट कब की है। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट दी हुई है हमने। तो मैं क्या करूं, एक साल गुजरा है ना, तो एक साल का मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं कि नहीं करूं। जी 8 साल लाइफ है, 1000 का डेप्रिसिएशन आया तो कैरिंग अमाउंट फिर भी 7000 है। कैरिंग अमाउंट 7 है, रिकवरेबल 3 है, इसका मतलब इम्पेयरमेंट आई कि नहीं आई। बिल्कुल आ गई। इतने से 4000। रिकवरेबल अमाउंट, अब देखो, पूछने वाले ने ये तो हमने पूरा सॉल्व किया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 3000। बॉक्स में आंसर जो लिखेंगे हम, वो हम लिखेंगे 3000। क्यों, उसने रिकवर अमाउंट पूछी है हमसे हाल ही। हमसे रिकवरेबल अमाउंट पूछी थी, तो हमने रिकवरेबल अमाउंट, हमने तो पूरा सॉल्व किया, इम्पेयरमेंट भी निकाला, लेकिन उससे इम्पेयरमेंट पूछा नहीं था। तो जो वो पूछता है हम उतना ही जवाब देते हैं। एनी क्वेश्चंस। नहीं सही है। ओके, तो लिख लीजिएगा। ओके डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कैप्लान का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। अब इस क्वेश्चन में हम कुछ सीखेंगे भी, हम कुछ समझेंगे भी, ठीक है, कुछ नया भी देखेंगे, जी पुरानी लॉजिक भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपने एक नजर क्वेश्चन को पहले करना है रीड। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं तो आपको पहली मर्तबा रीवैल्यूएशन नजर आ रही है, यानी ये क्वेश्चन में हमने सीखना है इम्पेयरमेंट ऑफ रीवैल्यूड एसेट। तो ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा। हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए समझे, कैरिंग अमाउंट होती थी और रिकवरेबल अमाउंट निकालते थे, कंपेयर करते थे। रीवैल्यूड एसेट हो ऐसा एसेट जिसकी मार्केट वैल्यू हमने रिकॉर्ड कर ली हो, तो पता है क्या करना है, आप सब कुछ वैसे ही करेंगे, आप इम्पेयरमेंट तक वैसे ही जाएंगे जिस तरह से जाने का तरीका है। आगे जाके कुछ फर्क होगा, वो फर्क मैं आपको समझाऊंगा। कहता है एक प्रॉपर्टी की रीवैल्यूड अमाउंट है 31 मार्च को 5 लाख, गेन पिछले सालों में ओसीआई में हमने रिकॉर्ड किया हुआ है 2 लाख का, और प्रॉपर्टी की कैरिंग अमाउंट है 4,60,000। रिकवरेबल अमाउंट रह गई है सिर्फ 2 लाख। हमने इम्पेयरमेंट निकालना है तो कैसे निकालना है, कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट कितनी साइन
ये लेंगे 460। रिकवरेबल अमाउंट कितनी? कैरिंग अमाउंट 2 million। ज्यादा, रिकवरेबल अमाउंट कम। has a case of impairment or no? जी बिल्कुल, 2,60,000। अब मेरे दोस्त मेरी बात गौर से सुनना समझना। अगर बात सुनना, मैं जो बता रहा हूं, इफ देयर इज नो रिवैल्यूएशन गेन, अगर रिवैल्यूएशन गेन नहीं होता था तो हमने कैसे सीखा था? मैं बता रहा हूं, मैं याद दिला रहा हूं। मैंने कहा था एक्सपेंस डेबिट कर देना और एसेट जो है उसको क्रेडिट कर देना, राइट और रॉन्ग? जी अगर रीवैल्यूएशन नहीं होती थी, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं थी, तो हम यही हरकत करते थे कि एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। लेकिन इस सवाल में क्या मौजूद है मेरा भाई? रिवैल्यूएशन गेन। बट देयर इज अ revaluation gain इन OCI ऑफ 2 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। किधर है सर? जी एला दिया हुआ है ना? जी। तो अब कैसे करेंगे? बड़ा आसान है। देखो एसिड तो गिर गया, एसिड की वैल्यू तो कम हो गई, कितने से कम हुई? 2,60,000। अब इसमें पहले एक गेन रिकॉर्ड है, तो पहले उस गेन को बर्बाद कर दो। OCI में जो रिवैल्यूएशन का गेन आपके पास पड़ा है ना, पहले उस गेन को खत्म करो, यानी रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करो। आपको ये बात पता है कि रिवैल्यूएशन इक्विटी में खड़ी रहती है, रिवैल्यूएशन OCI का हिस्सा है, मतलब इक्विटी के अंदर रिवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा रहता है। तो आपने डायरेक्ट एक्सपेंस आउट नहीं करना, आपने पहले ये देखना है कि इसमें रिवैल्यूएशन से कितना जा सकता है। सर जितनी रिवैल्यूएशन है वो खत्म कर दो, इसके बावजूद भी 60,000 बचता है, तो जो बचता है वो एक्सपेंस में जाएगा, और जो रिवैल्यूएशन से कट सकता है, रिवैल्यूएशन से मैच हो सकता है, वो पहले रिवैल्यूएशन से मैच होगा। तो बात क्या हुई, समरी क्या बनी कि सर इंडिविजुअल एसेट में अगर इंडिकेटर्स हो तो हम टेस्ट करते हैं, रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन इज अ टेस्ट। रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए, कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए, तो ये इम्पेयरमेंट है। जब इम्पेयरमेंट का अमाउंट निकल आया, तो अगर रिवैल्यूएशन है तो पहले रिवैल्यूएशन को खत्म करेंगे, रिवैल्यूएशन खत्म करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगी, जो डिफरेंस होगा, वो आप एक्सपेंस आउट कर देंगे। दैट इज द समरी, दैट इज द समरी ऑफ इम्पेयरमेंट इन एन इंडिविजुअल एसेट। और इसके साथ इम्पेयरमेंट इन इंडिविजुअल एसेट का टॉपिक खलास खत्म होता है। अब हम रिवर्सल पे आएंगे। यहाँ तक कोई तकलीफ? नहीं, क्लियर है। ओके, अब आते हैं रिवर्सल पे। रिवर्सल क्या होती है इसको हम देखेंगे। अब एक एसेट था, अब हम बात करेंगे रिवर्सल की। रिवर्सल को जरा समझिएगा ध्यान से। रिवर्सल इज अ खुशी की बात। रिवर्सल इज अ खुशी का मौका। सर खुशी केड़ी? बेटा खुशी एड़ी कि आपके पास एक एसेट था, उसमें इम्पेयरमेंट आ गई थी, बाद में किसी वजह से वो एसेट फैशन में आ गया, उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से ज्यादा हो गई। इंडिकेटर्स ऑफ रिवर्सल, यानी जो इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट थे ना भाई, उसका उल्टा हो जाए। जो इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट थे उसका क्या हो जाए? उल्टा। यानी इंटरेस्ट रेट बढ़ना था तो यहाँ इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा,
यानी ये सारे हैंडआउट में देखो लिखे हुए हैं, जो मैंने वहां इंडिकेटर्स पढ़ाए थे, एसिड डैमेज हो गया, आउट ऑफ फैशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया है, इंटरसेट मार्केट में बढ़ गए हैं, मार्केट इकोनॉमी डाउन हो गई है, इन सब का उल्टा हो जाए तो दे आर दी इंडिकेटर्स ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। गॉट माय पॉइंट और नो? जी सही है। अब अगर रिवर्सल होगा, अगर रिवर्सल होगा, ये इंडिकेटर्स हैं रिवर्सल के जो अभी मैंने बोले हैं, रिवर्सल होगा तो सर हम कैसे करेंगे? तो एक अदद क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन से इसको देखेंगे। देखो भाई, जब रिवर्सल होगा ना, तो आप जिस तरह मैं बोल रहा हूँ उसको पकड़ लेना। अभी हम बोलेंगे ये कि देखो, इम्पेयरमेंट हुए हुए एसेट में ही रिवर्सल होगा। क्या होगा? जो एसिड पहले से इम्पेयर हुआ हुआ है उसी में वापस रिवर्सल करेंगे उसकी इम्पेयरमेंट। अब ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है बॉक्सा, ठीक है, इसको सीखेंगे और इसी में रिवर्सल को समझेंगे, ठीक है। सही है। रिक्वायरमेंट है, दो इम्पेयरमेंट रिव्यूज हुए हैं, दोनों का कैलकुलेशन करो। एक एसेट खरीदा था जनवरी 1 में, कॉस्ट थी 30,000, लाइफ थी 10 साल, रीवैल्यू हम नहीं कर रहे थे, अकाउंट्स फॉर ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन हिस्टोरिकल कॉस्ट हम लग रहे थे। दिसंबर 2002, कितने साल के बाद? 2 साल गुजर चुके हैं। इम्पेयरमेंट रिव्यू हुआ। इम्पेयरमेंट रिव्यू नंबर 1 कैसे होता है इम्पेयरमेंट बेटा? कैरिंग अमाउंट वर्सेस रिकवरेबल अमाउंट। आपने कहा 2 साल गुजर चुके हैं, यू आर राइट, 2001 से 2002, एक का पूरा साल और दो का पूरा साल। तो कैरिंग अमाउंट निकाल लें। 30,000 इज द कॉस्ट माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय लाइफ मल्टीप्लाई बाय 2 साल गुजर चुके हैं। कैरिंग अमाउंट कितनी है बेटा? 24। रिकवरेबल अमाउंट कितनी दी हुई है? 16। सही है। जी सही है। क्या ये इम्पेयरमेंट है कि नहीं है? जी। कितने से है? 8। 8,000। 8,000। ओके फाइन, बड़ा आसान हो गया। पहले उसमें तो हमारे पास इम्पेयरमेंट आ गई 8,000 की, ठीक है। अब जी। दूसरा क्या हुआ? आगे पढ़ना क्या लिखा हुआ? फिर 2005 में उसने रिवर्स कर लिया इसको। रिवर्सल का कुछ इंडिकेटर है? कैसे पता चला सर? हाउ यू कैन से देयर इज अ रिवर्सल? बेटा, रिकवरेबल अमाउंट जो 16,000 थी, वो 16 से बढ़ के 40,000 हो गई। यानी कैरिंग अमाउंट जो 24 थी उससे भी कई गुना बढ़ गई। रिकवरेबल अमाउंट का बढ़ जाना इज अ क्लियर कट इंडिकेटर ऑफ रिवर्सल। गॉट माय पॉइंट? जी सही है। अब रिवर्सल की वर्किंग कैसे करते, तो एक लाइन बोलूंगा मैं हमारी प्यारी उर्दू जबान के अंदर, उसको पकड़ लोगे, रिवर्सल खुद आएगी। जब रिवर्सल नजर आए तो एसिड को जिस दिन खरीदा था उस दिन से डेप्रिशिएट करके उसकी कैरिंग अमाउंट उस दिन तक निकाल लो जिस दिन रिवर्सल हो रहा है। यानी सर वो जो बीच में इम्पेयरमेंट हुआ है उसको भूल जाओ तो यस, उसको खल्ली वल्ली करा दो। मतलब सर हम ये सोचें कि ये एसेट में कभी भी इम्पेयरमेंट नहीं हुआ था, तो हाँ यही मैं कह रहा हूं कि इस एसेट में कभी भी इम्पेयरमेंट नहीं हुआ था, ये सोचते हुए इसकी कैरिंग अमाउंट निकाल लो एट द डे ऑफ रिवर्सल। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैरिंग अमाउंट निकालो रिवर्सल की डेट पे, यानी इस डेट पे। भूल जाओ कि कभी इम्पेयरमेंट नाम की कोई बला आप पे नाजिल हुई थी। तो कैसे करेंगे? सर कॉस्ट थी 30,000, लाइफ थी 10 साल,
खरीदा था सर 2001 में और 2005 में रिवर्सल है, तो कितने साल? 5 साल। कितना आया बेटा डेप्रिसिएशन? 15,000। कैरिंग अमाउंट शरीफ कितनी हो गई? वो भी 15। ये रूल समझ आया? पहले ये बताओ। जी जी, समझ आ गया ये। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये आपने किया कि कैरिंग अमाउंट assuming there was no impairment at all. Got my point? जी ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 है कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट विद इम्पेयरमेंट। यानी इम्पेयरमेंट आई थी भाई, हकीकत है, इम्पेयरमेंट हक है, आई थी। इम्पेयरमेंट के रहते हुए आप निकालो कैरिंग अमाउंट। चलो भाई निकालते हैं। कैसे निकालें? तो सर वो एसेट जो है वो 16,000 का हो गया था ना। जी। एसेट 16,000 का हो गया था कब? 2002 में। अब कैसे होगा? डेप्रिसिएशन कैसे निकाल लेंगे? 16,000 है। आपको ये याद होगा, मैंने बताया था कि कोई चीज बदल जाए, कोई चीज चेंज हो जाए, तो डेप्रिसिएशन करने के लिए हमेशा रिमेनिंग लाइफ यूज की जाती है, नॉट द ओरिजिनल लाइफ। राइट और रॉन्ग? जी अगर आप ये देखो कि अगर आपने पूछना है मुझसे कि सर मैं लिखना चाहूंगा डेप्रिसिएशन आफ्टर इम्पेयरमेंट, तो इसका फार्मूला सर क्या होगा? तो फार्मूला तो वही है भाई, रिकवरेबल अमाउंट। जब रिकवरेबल अमाउंट लोगे तो फिर कौन सी लाइफ लेनी पड़ेगी? रिमेनिंग लाइफ। रिमेन। अब इसकी जिंदगानी थी सर 10 साल की। 2002 तक कितने साल गुजर चुके थे? 2 साल। लेकिन अब बात सुनना है, बात समझना है। कितने साल बाकी हैं? 8 साल। 8 साल बाकी हैं। और मजीद कितने साल गुजारना चाह रहे हो? 3 साल तक कैरिंग अमाउंट चाहिए हमें। यानी ये मैं यूं कर रहा हूं, 10 - 2 8 आ गया, और मुझे मजीद कितना डेप्रिसिएशन करना है? 3 सालों का। कितना आएगा? 2 2 6 आई थिंक 6 आएगा। जी। 6,000। ए मेरे दोस्त, अगर इम्पेयरमेंट है, जो कि हक है, वाकई है, तो कैरिंग अमाउंट कितनी आई? 10,000। अगर हम ये ख्वाबों में रहते हैं, क्या इम्पेयरमेंट नहीं होती, तो कैरिंग अमाउंट कितनी होती? 15,000। तो कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट, कैरिंग अमाउंट विद इम्पेयरमेंट, इन दोनों का डिफरेंस कितना सही? 5,000। 5,000। इसको आप बोलेगा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट, यानी रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक इनकम हो जाएगी एसओसीआई में। कहानी खलास। सर रिवर्सल कैसे करना है? सर रिवर्सल में विदाउट इम्पेयरमेंट एक कैरिंग अमाउंट निकालनी है, फिर विद इम्पेयरमेंट एक कैरिंग अमाउंट निकालनी है। विद इम्पेयरमेंट कैरिंग अमाउंट निकालते वक्त डेप्रिसिएशन के फार्मूले में ध्यान रखना है कि रिमेनिंग लाइफ की बेसिस पे ही डेप्रिसिएशन हो।
और जब दो दो कैरिंग अमाउंट आएगा, दो दो, तो उनका डिफरेंस आप क्या दिखाएगा भाई? उनका डिफरेंस आप दिखाएंगे कि इट्स अ गेन इन इनकम स्टेटमेंट। एनी प्रॉब्लम सर? नहीं, सही है, क्लियर हो गया। इसको जरा लिखिएगा। रिवर्सल का टॉपिक सही पूरा है। होने के साथ आप ये कह सकते हैं कि हमने एसेट्स, इंडिविजुअल एसेट्स की इंपेयरमेंट को कंप्लीटली खत्म कर दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इस आईएएस के दो हिस्से हैं, एक है इंडिविजुअल एसेट्स और उसकी रिवर्सल जो आपने अभी खत्म की है, और एक दूसरा हिस्सा है वो है सीजीयू। सीजीयू, सीजीयू बोले तो फुल यूनिट। कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? एनी आइडिया सर? जिससे हमें कैश मिल रही हो। वाह, आपने ट्रांसलेट कर दिया। जो हमारी प्लांट लगा हुआ है फैक्ट्री में। हाँ, ऐसा मुफ्त में मिला। यूनिट एक एसेट नहीं होगा, ये एसेट नहीं होगा। एक रिटेल ये भी है। स्टोर, इम्तियाज का पूरा स्टोर मेरे भाई कमा के देता है। उसमें नंबर ऑफ एसेट्स हैं, उसकी अपनी गुडविल भी है। एक अदद फैक्ट्री, एक अदद केएफसी का आउटलेट, केएफसी का आउटलेट कमा के देता है, और एक एसेट नहीं होता उसके अंदर, बहुत ज्यादा एसेट होते हैं। इम्तियाज, कैरफोर, लुलु हाइपरमार्केट, कोई सा भी उठा लो रिटेल आउटलेट, या आप उठा लो कोई सी भी सेटिंग, यानी फैक्ट्री शैक्ट्री, जो नंबर ऑफ एसेट्स पे होती है, कमाती है, और आप उसमें अगर इम्पेयरमेंट की बात करो तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इम्पेयरमेंट इन सीजीयू एज पर आईएएस 36। ठीक है, सही है। अब सीजीयू में एक एसेट तो होगा नहीं, सीजीयू में होंगे नंबर ऑफ एसेट। क्या होंगे? नंबर ऑफ एसेट्स बहुत होंगे, ज्यादा ऐसे। बहुत सारे एसेट होंगे। करना वही है, फार्मूला वही है, कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट, कंपेयर करो, डिफरेंस निकालो, खलास, कहानी खत्म। लेकिन यहाँ पे एक एसेट नहीं होगा, बहुत सारे एसेट होंगे। तो इन बहुत सारे एसेट्स में रहते हुए किस तरह से गुडविल निकालेंगे, ये अभी हमारे पास एक अदद क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, हम इससे आपको करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन एक मरतबा रीड करने का बेटा। सैब एक यूनिट चला रहा है जिसमें इसको मैसिव प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, इनकम गिर गई है और टेक्नोलॉजी बर्बाद हो गई है। कैरिंग अमाउंट ये दी हुई है, इनका टोटल कर लेना, तो सीजीयू की कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, रिकवरेबल सही है। अमाउंट कहता है बाबा, रिकवरेबल अमाउंट 85 मिलियन हो गई है, टेक्नोलॉजी बर्बाद है, टोटली तबाह है, और कहता है इन्वेंट्री और रिसीवेबल शामिल हैं अदर एसेट्स में, ये वाले अदर एसेट, और उनकी रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट सेम है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? इन्वेंट्री रिसीवेबल जो कि नेट एसेट्स है, उसमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग सर? जी, ये सही है। सीजीयू है, हाजा सीजीयू, सीजीसी नहीं भाई, सीजीयू। पहले पूरा सेटअप लिखते हैं। गुडविल बीस
टेक्नोलॉजी 5, ब्रांड्स 10, लैंड जमीन जिसमें जाना है, बिल्डिंग और अदर नेट एसेट शरीफ। कैन यू हेल्प मी विद द टोटल सर? 155. 155। अब हमने कहानी समझनी है, थोड़ा ध्यान से समझना है। मैं आपसे बताऊंगा कि रिकवरेबल अमाउंट कितनी है बच्चा। हाँ जी 80. 85. सर, टोटल में तो आपने बता दिया, कोई इतना मुश्किल थोड़ी था, ये तो मैं भी लिख लेता। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो है क्या? 70. नहीं, उसको क्या बोलेंगे? वो इम्पेयरमेंट हुई. क्योंकि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो द रिजल्ट विल बी नोन एज इम्पेयरमेंट। खलास। सर सवाल, हाजा सवाल, ये इम्पेयरमेंट बटेगी कैसे? तो देखो भाई, सीजीयू की इम्पेयरमेंट बांटने का तरीका है, सबसे पहले सबसे पहले ये आप बांटेंगे स्पेसिफिक एसिड से। स्पेसिफिक एसिड केड़ा सर? स्पेसिफिक एसिड जिसके बारे में बताया जाएगा कि वो बर्बाद हो गया है, उसकी मौत हो गई है। फिर आप उसको बांटेंगे गुडविल से, और फिर आप उसको बाकी जो बचा कुचा होगा उसमें प्रोरेटा कर देंगे, यानी मैथ्स चलाएंगे। गॉट माय पॉइंट? जी. आइए इस तरतीब पे चलेंगे। सबसे पहले कहाँ से उड़ाने का? टेक्नोलॉजी. स्पेसिफिक एसिड। सवाल ने बोला टेक्नोलॉजी मर गई, तो हमने टेक्नोलॉजी को मार दिया, कहानी खलास। एम आई राइट और रॉन्ग सर? जी. फिर नंबर 2 पे गुडविल की मौत। नंबर 1, नंबर 2। अरे जबरदस्त हो गया सर, ये तो मजा आ गया। 85 था। देखो जरा, देखो देखो देखो, देखो जरा देखो, 85 था सर। यहाँ 5 गया, यहाँ 20 गया, तो बाकी कितना बचा? 60. 60 बाकी एसिड में बांटने का। करेक्ट रॉन्ग? ये 85 बांटेंगे या इम्पेयरमेंट बांटेगी? इम्पेयरमेंट ना? इम्पेयरमेंट कितनी है? 60 है? कितनी बताई थी आपने? सॉरी, 70. 70 बताई थी ना? सही है। तो कितना बांटने का बाकी है अभी? 45. ये 45 तक हम पहुंच गए, यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं, सही है. अब मेरे पास ब्रांड है, इसको मैंने ब्रांड में बांटना है। मेरे पास जमीन है, मैंने जमीन में बांटना है। मेरे पास बिल्डिंग है, मैंने बिल्डिंग में बांटना है। मेरे पास अदर नेट एसेट्स हैं, मैंने अदर नेट एसेट में नहीं बांटना है। ये क्या बोला मैंने? मैंने अदर नेट एसेट में नहीं बांटना है। क्यों? क्योंकि उसमें इम्पेयरमेंट नहीं हुई. क्योंकि लिखा हुआ है कि अदर नेट एसेट में कोई गड़बड़ नहीं है। जब लिख दिया है तो होशियारी करने की जरूरत नहीं है। तो अब इन नहीं है. तीनों में कैसे बांटेंगे? देखो, ब्रांड 10 का है, वो 50 का है, वो 30 का है, टोटल कितना बनता है? 90. 10, 50 और 30, टोटल कितना हो जाता है?
90। तो कितने को बांटने निकले थे? 45 को। प्रोरेट करो, आंसर बताओ, ब्रांड में कितना जाएगा? 5। 5। फिर लैंड में जाएगा 25। फिर बिल्डिंग में जाएगा 15। तो ये 25 रह गया, ये 15 रह गया, ये पूरा 40 का 40 ही रहा। कैलकुलेटर दिखाएगा कि ये आंसर 85 आएगा। कोई तकलीफ है तो बताइएगा। नहीं, सही है, क्लियर है। एक बात सुनो, एसओसीआई में एक्सपेंस कितने से आएगा? 70 से, राइट। जी। एसएफपी में नॉन करंट एसेट्स जो आएंगे वो सब मिल मिला के कितने के आ जाएंगे? 85 के। ये हो गया सीजीयू का इम्पेयरमेंट। कॉपी कीजिएगा प्लीज। नहीं, 85 से रिड्यूस होंगे या 70 से रिड्यूस होंगे? 70 से रिड्यूस हो गए 85 पे आ जाएंगे ना। जो अच्छा, आ जाएंगे, सही। 55 पे थे, देखो 155 पे थे, 70 माइनस हो गया तो 85 रह गया। सही है। 85 पे आना है उन्होंने ना। सही है, डन। डन, ओके। अब हम इसी का प्लान स्टार्ट करेंगे। जी। देखो भाई, हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये क्या प्लान है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, जब मैं करूंगा आप बोलोगे मजाक हो रहा है। देखो बोला है कि बिल्डिंग बताओ इम्पेयरमेंट के बाद कितने पे आ जाएगी। सिर्फ बिल्डिंग। कहता है इम्पेयरमेंट हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बिल्डिंग जो थी ना, उसकी मार्केट वैल्यू 2.5 मिलियन की हो गई। क्या बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट और बिल्डिंग की रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कम रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा, तो क्या ये इम्पेयरमेंट है? नहीं, ये नहीं है। नहीं है, इसका मतलब जितनी थी उतने पे ही रहेगी ना भाई। अरे सर वो टेबल, वो गुडविल, स्पेसिफिक एसेट से उड़ाना, वो गुडविल से उड़ाना और इसके बाद बांटना। तो भाई बांटना तो ठीक है, लेकिन बांटते किस में है? जिन एसेट्स में इम्पेयरमेंट होती है। जैसे पिछले सवाल में इन्वेंट्री के अंदर और रिसीवेबल में मना किया था, तो अदर नेट एसेट में नहीं बांटा था ना। नहीं बांटा था, देखो येलो से काटा हुआ था। तो यहाँ पे बिल्डिंग कट गई, बिल्डिंग पे इम्पेयरमेंट नहीं होनी। तो मैं पूरी वर्किंग क्यों करूं भाई कि ये बनाया यूं किया वैसे किया और फिर बिल्डिंग काट के बिल्डिंग को उतने पे ही सिलेक्ट करूं? डायरेक्ट मुझे पता है अगर बिल्डिंग में इम्पेयरमेंट नहीं है तो जितनी थी उतनी ही रहेगी। कहानी खलास। कभी कभी एग्जामिनर जो है ना मजाक करता है हमारे साथ। दैट इज कॉल्ड मस्ती बाई एग्जामिनर। इतना बड़ा सवाल और 1 सेकंड का जवाब। ठीक हो गया? आपके जहन में ऐसा कुछ आया था? नहीं, ये तो ठीक है कि ये इधर क्वेश्चन में लिखता कि एंटिटी यूज द रिवैल्यूएशन मॉडल, तो फिर 25 करते। हाँ, तो फिर हम इसकी वैल्यू 25 मिलियन बताते। अगर ये बोलता कि ईयर एंड पे बताओ तो डेप्रिसिएशन माइनस करके बताते। अच्छा। ठीक है। सही है, ठीक है। क्वेश्चन अगेन फ्रॉम कैप्लान शरीफ। यही क्वेश्चन है, लेकिन अब किसके लिए पूछा है भाई? प्लांट। तो प्लांट में तो गड़बड़ है ना। कॉस्ट मॉडल यूज कर रही है कम। ठीक है। अब मैं कैसे करूं? कैरिंग अमाउंट है मेरे पास, गुडविल है। मैं 3 0 हाइट पे काम करता हूँ, आपको पता है। हम पेपर में 3 0 हाइट पे ही काम करते हैं। बिल्डिंग में कोई जी। नहीं है, तो 2300 तो 2300, राइट। सही है। जीरो। फिर कौन है? इंटेंजिबल एसेट्स।
और अदर नेट एसेट्स 800 430। क्या मुझे टोटल बता सकते हैं कैरिंग अमाउंट? ये 5180। ओके, 51। 80। रिकवरेबल अमाउंट कितनी दी हुई है भाई? द रिकवरेबल ये अमाउंट 4 डीम टू बी फोर 4। थाउजेंड हो जाएगी। इसका मतलब 1180 का इम्पेयरमेंट है। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। कोई स्पेसिफिक एसेट है? नहीं बताया। तो सबसे पहले स्पेसिफिक से, यानी देखो 1180 जो है वो क्या करेंगे, पहले हमारे रूल के तहत स्पेसिफिक से जो कि कुछ नहीं है, फिर हमारे रूल के तहत गुडविल से जो कि 700 की है, और फिर प्रोरेटा शरीफ कितना होगा? हाँ जी। ओदर नेट एसिड जो है वो तो प्रोरेटा बताओ कितना वो होगा? जो रिमेनिंग बच रहा है वो 480। अब ये 480 बांटने निकलेंगे, जरा रुकना। जो आप कह रहे हो मुझे वो मैं खुद बोलना चाहूंगा जरा। आप सही कह रहे हो वैसे, माशाल्लाह। देखो भाई, सबसे पहले हमारे पास सर प्लांट है। ओके, लिखता हूँ मैं ऐसे ही लिखता हूँ। फिर सर मेरे पास बिल्डिंग है, हो सकता है मैं गलत लिख रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। सर मेरे पास इंटेंजिबल एसेट है। और सर मेरे पास जो चौथा एसेट है, ऐसे ही रुक जाओ, अदर नेट एसेट है। ठीक है सर, बांटने चले। तो पहले तो काटी बनाओ ना, क्रॉस करो येलो से। बिल्डिंग में तो कोई इम्पेयरमेंट थी ही नहीं, क्योंकि उसकी वैल्यू तो बड़ी है, तो बिल्डिंग को यहाँ से हटा दो। अदर नेट एसेट के बारे में भी लिखा है कि दे आर एट द रिकवरेबल अमाउंट, यानी उनमें भी कोई इम्पेयरमेंट। नहीं हुई। बिल्डिंग भी गई, अदर भी गए। सिर्फ कितने लोगों में बंटना है? 480। एक प्लांट में तो और एक इंटेंजिबल में। इन दोनों का टोटल कर लेते हैं, तो सर प्लांट है 950 का, और वो कितने का है? वो है 800 का। 950 और 800 कितना होता है बेटा? 1750। 1750। इंटेंजिबल में कुछ भी आंसर आएगा, आई डोंट केयर अबाउट इट। मुझे तो इसका चाहिए कितना? इसमें 260 जाएगा। सर आंसर हो चुका है। प्लांट में कितना शेयर जाएगा ये पूछा था, तो प्लांट में 260 जाएगा। चेक कर लो 260 है कि 261 है। पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट के बाद 571 कर लें। 261। 261 पूछा गया है। प्लांट में कितना जाएगा? प्लांट में इम्पेयरमेंट पूछा है कि कुछ और पूछा है? ध्यान से देखो। इम्पेयरमेंट रिव्यू के बाद कितने का हो जाएगा बैलेंस? कितना हो जाएगा भाई? 689। 689 खत्म। इंटेंजिबल जी। एसेट बताई तो यार वो नाराज हो रहा है बेचारा, उसको हमने नहीं लिखा। बाकी तो पूरा ही कर दिया है। कितना आ रही है? ये 219 की इम्पेयरमेंट होगी, इसमें जाएगी। 219। जी। ये भी कितना बचेगा? 580। 219। हमने पूरा 581। हमने पूरा सॉल्व कर दिया, ऐसे ही प्रैक्टिस हो गई। पूछा था प्लांट कितना बचेगा, प्लांट में इम्पेयरमेंट नहीं पूछा था, वरना 261 होता। पूछा था प्लांट कितना रह जाएगा, तो भाई 6
89 का प्लांट रह जाएगा, राइट। जी सही है, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, कितना बचेगा। हम्म करना तकरीबन स्टूडेंट्स को आ रहा होता है, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा क्या है? जल्दबाजी, पैनिक और पेपर का प्रेशर। ये तीन चीजें ऐसी होती है जो आपको रिक्वायरमेंट समझने नहीं देती, और आने के बावजूद 2 की जगह 0 मार्क मिलता है। ये समझ आ रही है बात? जी बिल्कुल ऐसे ही। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे। कैप्लान की किट चल रही है। एक अदद और क्वेश्चन आपके सामने आएगा अब। ये सीजीयू का नहीं है, ये एक गाड़ी है जिसको एक अदद एक्सीडेंट का सामना है, इंडिविजुअल एसेट है। पढ़िए क्वेश्चन को, शाबाश। पूछने वाले ने सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट पूछी है, तो हमें होशियारी करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। बताओगे जरा? हाँ आंसर डायरेक्ट, हाँ, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट का 6500, ठीक है। वैल्यू इन यूज और है। इसकी वैल्यू 34। वैल्यू इन यूज को ही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, यानी एसेट, मैंने यही डेफिनेशन बताई थी ना वैल्यू इन यूज की, कि फ्यूचर में एसेट जी कितना कमा के देगा। और गा यानी फ्यूचर का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी प्रेजेंट वैल्यू ही तो होता है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड कैश इनफ्लोज या वैल्यू इन यूज, बोथ आर सिमिलर थिंग, ये याद रखिएगा। हमें जब बात आती है निकालने की रिकवरेबल अमाउंट, तो हमेशा हायर ऑफ होता है। इन दोनों में हायर ऑफ 6500 है, तो आंसर इज 6500, यानी खलास। कैप्लन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सीजीयू का, इसको पढ़ना है। सब खुद करना है, आपने किया है, और इसका आंसर आपको मिला है ए फॉर एप्पल, जो कि माशाल्लाह बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं कि ये पहला आईएएस 16, आईएएस 16 के बाद जिसके इतने सारे क्वेश्चंस हैं। वरना हमने IS 40, IFRS 5, IS 23, IS 20 भी किया है 16 के बाद। उनके अंदर इतने हैवी, इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। यानी IS 36 इज वन ऑफ, यू कैन से कि ये बड़ा आईएएस है, इसलिए इसके इतने ज्यादा क्वेश्चंस हमें नजर आ रहे हैं। अब आपसे क्वेश्चन 27 पूछता है, बताओ मेरा भाई बताओ, कौन सा इंडिकेटर नहीं है? अल्लाह अकबर सर, अभी तो याद भी नहीं किया हमने। हैंडआउट तो आपने भेजा था, लेकिन अभी रटा हमने मारा नहीं है, तो हम आपको हेल्प करेंगे। भाई टेक्नोलॉजी बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए सर, ये इंडिकेटर होता है। इंटरेस्ट रेट का बढ़ना इंडिकेटर होता है। कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो और मार्केट कैपिटलाइजेशन में मसला हो, तो ये भी इंडिकेटर होता है। तो
सर ये तीनों इंडिकेटर हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर यस, इंडिकेटर यस, इंडिकेटर यस। चौथा इंडिकेटर नहीं है। आंसर आंसर हमें पता चल गया कि ये इंडिकेटर नहीं है, लेकिन क्यों? कहता है एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन रिड्यूस ड्यू टू फायर डैमेज ऑल्दो द वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है। क्या ये इम्पेयरमेंट है? नहीं। नहीं खराब। तो इम्पेयरमेंट है ही नहीं, तो इंडिकेटर का ही का। एसिड की डैमेज हुआ है, आग लगी है, ये थोड़ी मैंने बोला था कि आग लगना इज एन इंडिकेटर। आग लगी है लेकिन उसकी वैल्यू अभी भी, उसकी एनआरवी जो है वो अभी भी उसकी खराब नहीं हुई है, उसकी वर्थ अभी भी डैमेज नहीं हुई है। इसका मतलब इम्पेयरमेंट का टेंशन लेना नहीं है। राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। अब इस आईएएस का क्वेश्चन रिवीजन किट से आपके सामने आएगा। ये क्वेश्चन भी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। इस क्वेश्चन में आपसे इम्पेयरमेंट के बारे में कुछ पूछा गया है। व्हाट अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कितना जाएगा, इसको आपने पढ़ना है और आंसर बताना है। शाबाश। ये हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिस टॉपिक को हम रिवर्सल बोला करते थे। कैसे सर? तो देखो भाई, 1 अक्टूबर को लाइफ कॉस्ट ये थी, सितंबर 2014 की बात पूछी है, 2009 की कहानी है। अब देखो, डेप्रिशिएट हो रहा था 2014 तक। फेयर वैल्यू एसेट कॉस्ट टू सेल 30,000, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो 8,500 अगले 5 सालों के लिए। द करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% इन द 5 ईयर एन्युटी। टक 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 टक। ये सीधा सीधा इम्पेयरमेंट का सवाल है, सॉरी रिवर्सल का नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमें पता है कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना इज अ इम्पेयरमेंट। कैरिंग अमाउंट तो आपने निकाल ली होगी, कैसे निकाली होगी? उसको डेप्रिशिएट कर लिए मजीद 5 साल। 5 साल। 5 ही नहीं है। गिन लेते हैं। 2009 अक्टूबर 9 ना, तो जी। सितंबर 10 1 साल, सितंबर 11 2, सितंबर 12 3, सितंबर 13 4, सितंबर 14 5 साल। राइट? ईयर एंड जी। ना। ये बात समझ आ गई? जी सही है। रिकवरेबल अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? इसमें वैल्यू इन यूज और उसकी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी दी हुई है सर? 30,000। बेहतरीन। वैल्यू इन यूज दी हुई है नहीं दी हुई? कुछ जुगाड़ करके इसको फाइंड करना पड़ेगा। अब वैल्यू इन यूज नहीं दी हुई। वैल्यू इन यूज क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज होती है। क्या होती है? जी। अब F2 बहुत पहले आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए अब आपको एनवीटी टेबल इतना याद नहीं है। ठीक है, इसको करने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं दोनों आपको बताता हूँ। ठीक है, पहला तरीका जो है वो क्या है, आप 8,500 रुपये कमाएंगे, डिस्काउंटिंग कर लो इसकी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 0 पॉइंट, 8,500 है कि 9,500 है? ये 8,500 है भाई। अच्छा अच्छा, सही है। प्रिंट है, ये 8,500 है। ठीक है, ये ईयर 1 हो गया। यानी आप क्या निकालने जा रहे हो? आप फ्यूचर यानी प्रेजेंट वैल्यू। वैल्यू इन यूज हमेशा प्रेजेंट वैल्यू होती है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का यही फार्मूला है ना, 1/1 + r⁴ पावर n का मतलब जी। 0 × पावर 1। फिर हमें कितने साल की कहानी करनी है? 5 साल। दो। 2 साल।
3, सही है। फिर 4, और फिर 5। हर साल ये ऐसे तुझे साढ़े 8,000 ही कमा के देगा। राइट और रॉन्ग? जी। आप कैलकुलेटर चलाएंगे? साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। पावर बस बदलते रहेंगे, आंसर आते रहेंगे। 3 डेसिमल लीजिएगा पॉइंट के बाद, या पूरा भी ले लो तब भी चल जाएगा। 7727। 7727, फिर अब ये बैक कर जाएगा ताकि पावर चेंज करें। हाँ, पूरा ही करना पड़ेगा। चले पूरा कर लेंगे। 7024.79 है। क्यों भाई? चेक करो। सही है, ठीक है, आप सही कर रहे हैं। मुझे असल में ना ये 10% वाले रेट्स याद हैं। 0.909, 0.821, फिर 0.761 आएगा, फिर 686 आएगा। करिए, शाबाश। तीसरा क्या आएगा? इसका आएगा 0.751। 0.751 मल्टीप्लाई कर दो 8,500 से। 6386। और इसका आ रहा है 5805। फिर इसका आ रहा है 5277। ये 5। कुछ पॉइंट में ऊपर नीचे होकर 5277। इन सबको प्लस कर लो। ये तो कुछ आ रहा है 32174। 32 174। 32174 वैल्यू इन यूज। 32174 वैल्यू इन यूज आ गई। ये ज्यादा है, ये कम है। अब आंसर बाद में चेक कर लेना आपने। ठीक है, इसमें कहीं कोई सही है। कि कहीं गड़बड़ है। ठीक है, इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी जी बता। जी। ठीक है, देखो, इम्पेयरमेंट है। अब सर ये इतना बड़ा वर्किंग करना पड़ेगा। तो बेटा देखो, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के दो फार्मूले होते हैं। बात समझना, ये F2 है। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है? प्रेजेंट वैल्यू निकालने का पहला तरीका होता है कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर कैसे निकलता है? 1/1 प्लस आर की पावर एन। और आप इस केस को फॉर एवरी ईयर, फॉर एवरी ईयर आप करते जाते हैं एन को चेंज कर करके। ये एक तरीका है जो कि लेंथी मेथड है। शॉर्टकट होता है, एक शॉर्टकट होता है कैश फ्लो को
मल्टीप्लाई कर दो एनवीटी से, किससे? एनवीटी फैक्टर से, और आपके पास 5 साल का इकट्ठा आंसर आ जाएगा। एनवीटी फैक्टर F9 में जब आप पढ़ोगे तो निकालने सिखाया जाएगा। इस सवाल में आप देखोगे तो आपको एनवीटी फैक्टर दिया हुआ है कितना? 3.79। 3.79। कैश फ्लो 1 साल का था 8,500। 3.79 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है, 32। 32215। ठीक है, आपका ये आया था, ये राउंडिंग की वजह से यानी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। राउंडिंग की वजह से देखो यहाँ 2 डेसिमल है, हमने कितने डेसिमल पे राउंड किया था? 3 पे। इसलिए हमारा कुछ, ये 15 और ये 25, 25 और 15, तकरीबन 40 रुपए का फर्क है। लेकिन हम पेपर में हम्म। इस तरीका यूज उस वक्त करेंगे जब एनवीटी फैक्टर यानी फैक्टर ना दिया हो। इस सवाल में फैक्टर दिया हुआ था तो ये सवाल 1 मिनट का था। मैंने खाली आपको सिखाया है कि इस तरह से निकाला जाता है, लेकिन एनवीटी फैक्टर आ जाए तो कहानी खलास। 1 मिनट में 32215 आया, ये आया। दोनों में से हायर जो है वो इधर गया, और दोनों का डिफरेंस इम्पेयरमेंट कितनी आ गई? 17785। ये हो गया आपका IAS 36 खत्म। ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू इन यूज का एग्जामिनर ने गेम खेला है। इसको मैं आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसको लिख सकें। ये यहाँ से है और यहाँ तक है। इस सवाल को और बाकी जितने भी क्वेश्चन हमने आज IAS 36 के किए हैं, 2 क्लासें लगी हमें। ठीक है, एक में हमने एसिड्स पे बात की थी, और आज रिवर्सल, CGU और कैप्लन की किट पे हमने बात की है। ये आपका पूरा चैप्टर है बुक का। ठीक है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, और IAS 36 भी हमारा जो है वो इसके साथ खलास होता है। एनी क्वेश्चंस? नहीं, सही है। तो ये IAS हमारा पूरा होता है। ठीक है।